नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए घर उपन्यास का अंतिम अथवा 10वां अध्याय। इसके बाकी के भाग आप हमारे कथा मंथन के होम पेज और प्लेलिस्ट में घर के नाम से सेव है, उसमें सारे भाग इसके 1 to 10 हैं। आप वहां जाकर सुन सकते हैं तथा अन्य उपन्यास सीरीज वाइज हैं और अन्य लेखकों की कहानियाँ भी वहाँ पर हैं। आप वहाँ से अपने मनपसंद लेखक की कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विभूति नारायण जी का घर उपन्यास का अंतिम भाग। इससे पहले आपने इस घर उपन्यास को पढ़ा, आपने देखा कि कैसे एक हरा भरा पूरा घर ईंट गहरे के मकान में तब्दील होकर रह गया। उसमें जो ऊष्मा थी वो कहाँ चली गई? इन सवालों का जवाब तो कोई इंसान ही दे सकता है, निर्जीव मकान तो नहीं दे सकता। मकान घर में कैसे तब्दील होता है? जब उस घर के सदस्यों में आपस में बोलचाल हो, प्यार हो, तभी। जब एक दूसरे से कोई हम लोग सवाल ही नहीं करते, जवाब ही नहीं मांगते, तो वो घर घर नहीं रहता, मकान बन जाता है। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम शुरू करते हैं घर उपन्यास का अंतिम अध्याय। इतिहास की किसी अध्येता को अगर मुंशी रामानुज लाल वंश के पतन के ऐतिहासिक कारणों का विश्लेषण करने का काम सौंप दिया जाए तो शायद उसका दिमाग चक्कर घिन्नी खा जाएगा। मुंशी जी के परिवार का इतिहास खोजना एवरेस्ट पर चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल काम साबित होगा। इस मुल्क के असंख्य परिवारों की भांति इस परिवार का भी मुश्किल से 2 पीढ़ियों का ही इतिहास है। मुंशी जी के पिता किसी जमींदार के काराकुन थे और उसी हैसियत से उन्होंने गांव में बहुत थोड़ी जमीन कर ली थी। जमींदारी खत्म होने के बाद कारकुन के रुतबे से जुड़े नजराना, सम्मान और बिगार भी समाप्त हो गए। केवल जमीन का ही भरोसा रह गया। उस जमीन के दावेदार थे 4 भाई और 3 बहनें। 2 बहनों की शादी मुंशी जी के पिता ने जमींदारी उन्मूलन के पहले ही धूमधाम से की थी। तीसरी की शादी का नंबर आते आते जमींदारी खत्म हो गई, लिहाजा मुफ्त की शान शौकत की कोई उम्मीद नहीं बची। सब कुछ अपने टेंट से खर्चा करना पड़ा। मुंशी जी के पिता अपने को खानदानी रईस कहा करते थे, हालांकि उनकी सारी रईसी उन्हीं की पीढ़ी की उपज थी। इसलिए उन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर अपनी तीसरी लड़की भी पहले जैसी धूमधाम से ब्याई। मुंशी जी तो घर द्वार के मामले में तटस्थ रहा करते थे, लेकिन उनके और भाइयों ने इस फुजील खर्ची का जमकर विरोध किया। पिता और पुत्रों में खूब चकचक हुई। मुंशी जी भाइयों में सबसे बड़े थे और उनकी शादी हो चुकी थी। उन्हें जल्दी ही यह एहसास हो गया कि वे ना तो पत्नी को साथ लेकर उस संयुक्त परिवार में रह सकते हैं और न ही गांव में उनके परिवार के पास इतनी जमीन ही बची थी कि पूरे परिवार का उसमें गुजारा हो सके। अपने भाइयों में वे अकेले संजीदा किस्म के इंसान थे, लिहाजा थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे। उस पढ़ाई से उस जमाने में प्राइमरी स्कूल की मुद्रसी तो मिल ही सकती थी। बाप के लाख विरोध करने पर भी उन्होंने वही हासिल की और चुपचाप गांव छोड़कर चले गए। 2-1 साल अकेले रहे, फिर एक दिन पत्नी को भी साथ लेते गए। जब तक पिता जीवित रहे साल 6 महीने पर गांव आते रहे। उनके मरने पर विवाह शादी तक उनका आगमन सीमित रहा और बाद में वह भी खत्म हो गया। अब तो शायद उन्हें याद भी नहीं होगा कि पिछली बार गांव कब गए थे। अगर यही बात होती तो शायद इतिहास की उनकी घटना विहीन एक रस जिंदगी में घुसपैठ करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एक दिन अचानक यही इतिहास उनके घर पर चढ़कर बोलने लगा। रिटायरमेंट करीब आ गया। उनके विद्यालय में इत्तेफाक से 2 अध्यापक और ऐसे थे जो जल्दी ही रिटायर्ड होने वाले थे। उनके बीच में अक्सर ऐसी बातें होती रहती थी जो इस स्थिति को पहुंचे लोगों के बीच होनी चाहिए। मसलन लड़कों में से कुछ के नौकरी या व्यापार में सेटल हो जाने का सुख, कुछ के आवारा निकल जाने का दुख, रिटायरमेंट के बाद खोली जाने वाली परचून की दुकान, अभी से तय किए ट्यूशनों की संख्या, पुराने मकान की मरम्मत या नए मकान का निर्माण। मुंशी जी काफ़ी दिनों तक इन बहसों से अपने को काटते रहे। शायद यह एहसास कि कुछ दिनों बाद वे एकदम से खाली हो जाएंगे उन्हें काफ़ी खौफनाक लगता। इस विषय पर बातचीत से बचकर शायद वे इस एहसास से बचना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही वह दिन आ गया जब उन्हें लगा कि उन्हें भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और उन्होंने सोचना और बातचीत में शरीक होना शुरू कर दिया। विनोद, पप्पू और राजकुमारी तीनों भी पढ़ रहे थे। विनोद अपने हमउम्र दूसरे लड़कों से के मुकाबले ज़्यादा संजीदा और जिम्मेदार लगता था, इसलिए मुंशी जी को उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उनके रिटायर होने तक तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। राजकुमारी की शादी के लिए प्रोविडेंट फंड में जमा धन काफ़ी था।
थोड़ा बहुत भाइयों से ले लेंगे। आखिर इतने दिनों तक उन्होंने अपने हिस्से की उपज में से एक ढेला नहीं लिया था। पप्पू अभी छोटा था, काफ़ी दिनों तक उनके साथ रहेगा। उसकी पढ़ाई और दूसरे खर्चों के लिए पेंशन थी। ट्यूशनों पर एक बार फिर से जुट जाने लायक शरीर और मन था तथा गांव घर में अब नियमित रूप से कुछ न कुछ मिल पाने का विश्वास। सिर्फ एक मसला था मकान का। औसत निम्न मध्य वर्गीय हिंदुस्तानी की तरह उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना था अपना मकान, छोटा ही सही, लेकिन ईंट गारे और सीमेंट की एक ऐसी इमारत जिस पर उनका अपना निजी स्वामित्व हो। बाप दादों के मकान में लौटना अब संभव नहीं था। एक तो भाइयों के परिवार बड़े हो गए थे, दूसरे उनके परिवारों के आपस के झगड़ों को सुन सुनकर मुंशी जी की इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि उस नरक में वे खुद भी जाकर कूद पड़ते। इतना तो तय हो गया कि वे अपना अलग मकान बनाएंगे, लेकिन कहाँ, यहीं से इतिहास की दखल अंदाजी शुरू हो गई। बावजूद इसके कि उन्होंने कायस्थ परिवार में जन्म लिया था, दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के किसी कोने में उनके नाम पर कुछ जमीन थी, इसलिए तमाम उम्र नौकरी करने के बाद भी वे बहुत से कायस्थों की तरह जड़ विहीन नहीं हो पाए। हालांकि वर्षों से गांव नहीं गए थे, लेकिन किसी के यह पूछने पर आप कहाँ के रहने वाले हैं, बेखास्ता उनके मुंह से निकलता तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़। उनके बच्चों में विनोद को छोड़कर किसी की स्मृति में गांव की कोई ठोस तस्वीर नहीं है। फिर भी जवाब यही देते थे, उनकी कहीं कोई पैतृक जमीन नहीं, कोई विरासत नहीं। यह कल्पना भी उनके लिए असहनीय थी, इसलिए काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने यही तय किया कि वे गांव में ही रहेंगे, लेकिन अपना अलग मकान बनाकर। पुश्तैनी मकान के सामने थोड़ा सा सहन खाली पड़ा था, जहां उनके पिताजी ने अपने लड़कों और गांव के दूसरे लड़कों को खेलने के लिए वॉलीबॉल का कोर्ट बनाया था। मुंशी जी ने अपनी कल्पना में उसी जमीन को अपने मकान के लिए चुन लिया। तारा को इस योजना के लिए तैयार करना मुश्किल था। अपनी लड़ाकू देवरानियों के साथ रहने और वर्षों की अभ्यास बनी छोटी मोटी शहरी सुविधाओं को त्यागने की बात उसके गले के नीचे नहीं उतर रही थी। फिर पप्पू की पढ़ाई का मसला भी था। मुंशी जी ने घंटों महीनों उससे बहसें की। अंत में सिर्फ एक तर्क ने उन्हें विजय दिलाई। शहर में कहीं मकान बनवाने पर जमीन की कीमत चुकानी पड़ती। जमीन जितनी महंगी थी उसके लिहाज से तो मकान बनवाना उनके बूते से बिल्कुल बाहर ही था। गांव में जमीन का पैसा नहीं देना, 2-3 कमरे बनवाने भर का पैसा प्रोविडेंट फंड से निकाला जा सकता था। शुरू में तो 2-3 कमरे भी निकल आए, तो धीरे धीरे बनवाते रहेंगे। हालांकि इस तर्क से भी तारा बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं थी। उसने बार बार समझाया कि भाई भौजाई किसी दिन धोखा दे देंगे, लेकिन मुंशी जी नहीं माने। प्रोविडेंट फंड का लगभग आधा रुपया निकालकर उन्होंने मकान बनाने में लगा दिया। 2 पूरे और एक आधा कमरा निकल भी आया। अभी रिटायर होने में पूरा 1 साल बाकी था, इसलिए मुंशी जी ने सबसे छोटे भाई को मकान की चाबी और देखभाल का दायित्व सौंपा और वापस चले गए। उसके बाद वह मकान भाइयों का हो गया। मुंशी जी ने फौजदारी कर सकते थे, ना मुकदमेबाजी। अतः किराए का मकान लेकर तारा के व्यंग्यबानों को झेलते हुए चुपचाप पटा गए। पता नहीं इतिहास के विद्वानों को दक्षिण में फतह हासिल करने गए किसी मुगल शहजादे को दिल्ली की गद्दी से भाइयों को द्वारा वंचित किए जाने किसी षड्यंत्र से इस घटना का कोई साम्य दिखे ना दिखे, मुंशी जी जैसे आदमी के लिए तो यह दिल्ली का तख्त खो देने से ज्यादा महत्वपूर्ण घटना थी। इतिहास के इसी दबाव के कारण मुंशी रामानुज लाल श्रीवास्तव अपने गांव से इतनी दूर किराए के इस मकान में पड़े हुए थे। यह मकान, जिसे उन्होंने कभी घर का दर्जा देने की कोशिश की थी, एक बार फिर से मकान बनकर रह गया। पिछले कई सालों से मुंशी जी और उनका परिवार इस मकान में रह रहे थे। इसी मकान में तारा मरी थी, विनोद और राजकुमारी जवान हुए और देखते देखते मुंशी जी बुढ़े हो गए। इस मकान के साथ इस परिवार के हर सदस्य की असंख्य खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। पहले जब यह परिवार नया नया आकर बसा था, बावजूद भाइयों की धोखाधड़ी के मुंशी जी में कितनी सारी ऊष्मा शेष थी। रिटायर होने में भी कुछ महीने शेष थे। मुंशी जी और तारा ने नए सिरे से भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। किसी भी कोण से सोचने पर भविष्य अंधकारमय नहीं लगता था। मुंशी जी एक बार फिर से कमर कसकर किसी भी कोण से सोचने पर तैयार हो गए और ट्यूशनों के लिए भी तैयार हो गए। राजकुमारी की शादी के लिए प्रोविडेंट फंड में रुपया था, बस विनोद की नौकरी लगने भर की देर थी। बाप बेटे जल्दी ही इस लायक हो जाएंगे कि ना सही गांव में, इस शहर में ही एक छोटा मोटा मकान जरूर बनवा लेंगे। जीवन की संध्या में पहुंचे हुए मुंशी जी अभी थके नहीं थे। उस समय उन्होंने दुगने वेग से जिंदगी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी।
विनोद, पप्पू और राजकुमारी की पढ़ाई हो या तारा की सेहत, हर चीज का पहले से ज्यादा ध्यान रखते। सवेरे उठते, बच्चों को जगाकर पढ़ने बैठाते, घर की सफाई करते, दूध लेने जाते और सुबह की धूप में गर्मी आते आते ट्यूशन पर निकल जाते। तारा लाख समझाती कि अब उनकी देह में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन वे ना मानते। शायद भाइयों के धोखे से चोट खाया मन दूसरी तरह से अपने को आश्वस्त करना चाहता था। वे लगातार अपने को व्यस्त रखकर इस चोट को भूल जाना चाहते थे, इसलिए सबसे आसान और बेहतर तरीका शायद यही था। इस मकान और मुंशी जी की जिजीविषा में सीधा सा संबंध था। शुरू के वर्षों में अब उनमें जीवन के प्रति आकर्षण और मोह शेष था, तो वे इस मकान के रख रखाव में भी दिलचस्पी लेते थे। लगभग हर महीने किराया देते समय मकान मालिक बड़े बाबू से छोटी बड़ी तकलीफों की शिकायत करते। कभी वर्षों से पुताई न होने की, कभी छत से चूने की और कभी किसी खिड़की दरवाजे के टूट फूट की। ज़्यादातर बड़े बाबू टाल जाते या झूठे आश्वासनों से टकरा देते और कभी थोड़ा बहुत काम करा भी देते। अपनी छोटी तनख्वाह के बावजूद मुंशी जी पुताई तो कभी कदार खुद भी करा ही देते थे। कोई बड़ा काम ना कभी मकान मालिक ने कराया और ना मुंशी जी करा पाए। कितनी चकचक की थी मुंशी जी ने कि आंगन का एक कोना घेर कर गुसल खाना निकाल दिया जाए, लेकिन हर बार बड़े बाबू कोरे आश्वासनों से फुसला देते। बेचारी तारा और राजकुमारी जाड़ा गर्मी बरसात खुले आंगन में मुंह अंधेरे नहाती रही। जैसे जैसे मुंशी जी की दिलचस्पी जिंदगी में कम होती गई, वैसे वैसे वे इस मकान से भी उदासीन होते गए। मकान के अंदर बाहर की टूट फूट खुद उनके अंदर बाहर की टूट फूट थी। मकान के घर से पुनः मकान में तब्दील होने की यात्रा उनकी खुद को के आत्मनिर्वासित, कुंठित और छोटे होते जाने की यात्रा थी। इस परिवार के लिए असंख्य दिनों की तरह एक दिन और बीत गया और मकान के छत, दुछत्ती, आंगन और कमरों में एक बार फिर से सन्नाटा जमकर बैठ गया था। रोज ही की तरह एक बार फिर ऐसा हुआ कि परिवार के सभी पुरुष सदस्य दिन भर ना जाने कहां से भटकने के बाद थककर वापस लौट आए और मुंह लपेटे अपने बिस्तरों पर पड़ गए। सभी को पता था कि अभी कोई नहीं सोया है, फिर भी रोज की तरह सन्नाटे का नाटक जारी था। सन्नाटा टूटेगा मुंशी जी के खांसने से, पप्पू के बाहर निकलने से या विनोद के ऊपर चारपाई पर बैठ जाने से। लेकिन क्या सचमुच सन्नाटा ऐसे टूटता है? और भयावह सघनता के साथ चारों प्राणियों के व्यक्तित्व के एक एक अंश को जकड़ लेता है। अंधेरा भी सन्नाटे की तरह दबे पांव चुपके से मकान के विभिन्न हिस्सों में नहीं उतरा था, बल्कि किसी धृष्ट दस्यु सा ललकारता हुंकारता मकान के एक एक कोने में विजेता सा घुसकर बैठ गया था। मकान के 2 कमरे में सोए हुए प्राणी इस अंधेरे और सन्नाटे के सामने इस कदर निरुपाय और असहाय लग रहे थे, मानो इस पूरी संरचना में उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। उनकी अस्मिता को धीरे धीरे कुतरने वाला यह खूंखार सन्नाटा उन पर बार बार हमला करके नोच चोट रहा था। आज की रात का और रातों में से फर्क सबसे ज्यादा मुंशी जी महसूस कर रहे थे। हालांकि रोज ऐसा ही होता था कि मुंशी जी को देर रात गए तक नींद ना आती थी, लेकिन आज तो जगने का और भी विशेष कारण था। रोज मुंशी जी शर्म के महासागर में डूबते उतरते रहते। राजकुमारी की शादी ना कर पाने की शर्म, विनोद को आगे ना पढ़ा पाने की शर्म और पप्पू पर पूरा ध्यान ना दे पाने की शर्म, ना जाने क्या क्या था जो मुंशी जी को पूरी रात खामोशी से छटपटाते रहने पर विवश कर देता। हर रात मुंशी जी को अपने जिंदा रहने का मकसद खो गया सा लगता था। यह रात भर धीरे धीरे मन को एक एक कोने पर तारी शर्मिंदगी का ही असर होता था कि मुंशी जी सवेरे अपने ही बच्चों से आंखें चुराने लगते। धीरे धीरे अपने बच्चों से कटते जाने का यही राज था। आज काफी दिनों बाद मुंशी जी को आश्वस्ति का एहसास हो रहा था। आज से कुछ ही सालों पहले मुंशी जी के लिए विनोद को क्लर्क के रूप में भी सोचना असंभव था, लेकिन कुछ सालों के अंतर ने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया। अभाव, अपमान और उपेक्षा, इससे टूटा हुआ मुंशी जी का मन बावजूद इसके कि विनोद को कल से मेट की नौकरी पर जाना था, हल्का महसूस कर रहा था। एक ही झटके में वे कई चिंताओं से मुक्ति पा गए। अब ना वे बड़े बाबू की परवाह करेंगे और ना शंकर की। दोनों कैसी गंदी निगाहों से राजकुमारी को घूरते हैं। मुंशी जी हर बार तिल मिलाकर रह जाते हैं, लेकिन सिवा खामोश रहने के और कुछ नहीं कर पाते। ना तो बड़े बाबू को कुछ कह पाते और ना ही राजकुमारी का शंकर की दुकान में जाना बंद हो पाता। विनोद की नौकरी का सीधा संबंध राजकुमारी की शादी से है।
इस मामले में मुंशी जी की अब कोई पसंद नहीं है। दुहाजू तिहाजू जो मिल जाए मुंशी जी अब नहीं चुकेंगे। फिर विनोद की शादी, पप्पू की पढ़ाई, विनोद की आगे प्राइवेट पढ़ाई। मुंशी जी का मन तैर रहा है। उबड़ खाबड़ कंकरीले रास्तों पर घिसट घिसट कर लहूलुहान हुआ उसका मन अब आश्वस्ति के नरम मुलायम बादलों पर तैर रहा है। मुंशी जी आज की रात भी काफी देर तक जागेंगे, लेकिन जाहिर है आज के जागरण का मकसद कुछ दूसरा ही होगा। उसी कमरे में एक और शख्स जाग रहा है, आज के घटनाक्रम का केंद्र बिंदु। उसे मालूम है कि इस भसकते हुए घर की मजबूती के लिए उसकी कुर्बानी कितनी जरूरी है। हालांकि औसत निम्न मध्य वर्गीय नौजवान की तरह बार बार वह आज की अपनी हरकत को त्याग और बलिदान जैसे बड़े बड़े शब्दों के साथ जोड़कर अपने को जबरदस्ती शहीद महसूस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी न किसी जगह पर किरकिरी है जरूर, जो कहीं ना कहीं उसे चुभ जाती है। इसी चुभी फांस को निकालने के लिए वह कितना बेचैन है, लेकिन यातना की सुरंग इतनी अंधी है कि सिवाय सर टकराकर लहूलुहान हो जाने के निकल भागने का कोई रास्ता नहीं है। पिछले कितने सालों से वह बहुत सारी चीजों से आंखें चुराता आया है। बेकारी ने उसके आत्मविश्वास को इस कदर खंडित कर दिया कि अब फैसले का कोई भी क्षण उसके लिए भारी पड़ने लगा। वह हमेशा बिना विरोध के दूसरों का थोपा निर्णय स्वीकार कर लेता। बचपन में मुंशी जी और माँ दूसरे तमाम शहरी माओं और बापों की तरह उसे अफसर बनाने की बातें किया करते, लेकिन विनोद तमाम शहरी लड़कों के मुकाबले ज़्यादा समझदार निकला। अपने समवयस्क और समान आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लड़कों के मुकाबले उसने ज़्यादा जल्दी ही यह बात समझ ली कि अफसर बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वह उसे मुंशी जी मुहैया नहीं करा सकते। इसलिए उसने सपने देखने की उम्र में ही बड़े सपने देखना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसने मझौले दर्जे की नौकरियों की बात सोची थी। मसलन किसी डिपार्टमेंट की इंस्पेक्टरी, सुपरवाइजरी या हद से हद कलर की। इतनी भाग दौड़ के बाद मिली तो पीडब्ल्यूडी में मेड की नौकरी। घबराकर उसने करवट बदल ली। किस मुंह से वह आज रात बिन्नी को बताएगा। आज रात वह छत पर जाएगा ही नहीं। कई बार सोचा, पर हर बार अपने को कमजोर पाया। उसे पता है वह जाएगा जरूर। सिर्फ एक बिन्नी ही तो है जिसके सामने मन का सारा गुबार निकालकर वह हल्का हो सकता है। अभी मुश्किल से 11 बजे होंगे। बिन्नी 12 बजे के पहले छत पर आएगी नहीं, लिहाजा 1 घंटे और उसे इसी तरह करवटें बदलते और अंधेरे में छत घूरते हुए बिताना पड़ेगा। उसने हल्के से मुंशी जी की तरफ देखा। अंधेरे में मुंशी जी निश्चेत किसी लकड़ी के निर्जीव कुंदे से पड़े थे, लेकिन विनोद को अच्छी तरह पता है कि रोज की तरह आज भी वे जग रहे हैं। आज तो वैसे भी जगने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कारण उनके पास था। वह चुपचाप 12 बजे का इंतजार करने लगा। इस कमरे के बाहर एक छोटा सा बरामदा था, जहां इस समय सिर्फ सन्नाटा था, अंधेरा था। सवेरे से बिछी हुई एक चटाई, 2-3 पुराने सामानों से भरे कनस्तर थे। आंगन के एक कोने में आधा आगे को झुका अपने कमर के तनाव से मुक्ति पाने का प्रयास करता हुआ पप्पू, जो काफी देर तक बिस्तर पर उलटते पुलटते रहने के बाद असह्य हो जाने पर आंगन में भाग आया था। पता नहीं राजकुमारी को पता चला या नहीं। वह चोरी से मुंशी जी और विनोद वाले कमरे की ओर देखता है। एक दिन वह इसी हालत में था कि यक मुंशी जी बाहर निकल आए। उसे उस तरह देखकर वह एकदम हड़बड़ाकर वापस अंदर कमरे में चले गए। उसके बाद लगातार कई दिनों तक पप्पू मुंशी जी के सामने पड़ने से बचता रहा। उनके उठने के पहले ही वह घर से निकल जाता और इस बात से आश्वस्त होकर ही घर के अंदर आता कि वे सो गए हैं कि नहीं। राजकुमारी उसके बाहर जाने का या वापस अंदर आने से बेखबर उसी तरह दीवार की तरफ करवट लिए सो रही थी। राजकुमारी की रजाई में एक बार फिर से घुसकर लेटने के ख्याल से पप्पू की कमर में फिर से तनाव होने लगा। वह चाहता था कि बगल में खाली पड़ी चारपाई पर चादर लपेटकर पड़ा रहे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। पहले कई बार वह ऐसा कर चुका है, लेकिन हर बार रात में रजाई के लिए राजकुमारी उसकी चारपाई पर आ जाती है। इसलिए वह चुपचाप राजकुमारी की चारपाई पर लेट गया। प्राणपण से इस बात का प्रयास करता रहा कि उसका बदन राजकुमारी के बदन की हरारत से अछूता रहे, लेकिन छोटी सी चारपाई की पाटी से सट जाने और रजाई का सिर्फ एक छोटा सा अंश ओढ़ने की कोशिश के बावजूद उसका बदन राजकुमारी के बदन से छू जाता। उसकी कमर का तनाव और कुछ वर्जित सोचने का अपराधबोध उसके मन में बढ़ता गया। वह बार बार कोशिश कर रहा था कि राजकुमारी की जगह उसके जेहन में मोहल्ले की किसी दूसरी लड़की या कोई सिने तारिका की तस्वीर उभरे, लेकिन हर बार राजकुमारी की ही छाया मन में आ जाती और हर बार घबराकर वह आंखें खोल देता। राजकुमारी से कुछ दूर और सरक कर एक वह पार्टी तक पहुंच जाता। थोड़ी देर तक अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर छत की ओर घूरते हुए अपने मन में घुस गए गंदे विचारों से मुक्ति पाने की कोशिश करता।
और उसकी इन तमाम हरकतों से अनभिज्ञ राजकुमारी एक अलग ही दुनिया में थी। अर्धनिद्रित दशा में वह अनुभव की अजीबोगरीब स्थिति को झेल रही थी। आज शाम को उसने जो अनुभव भोगा था वह कुमारी की तरह उसके जिस्म पर तारी थी। मुंशी जी वगैरह को खाना खिलाते हुए उस चीज को वह सायास भुलाए हुए थी। वह लेटते ही उसकी चेतना एक बार फिर उस पर हावी हो गई। जब से चारपाई पर लेटी है तब से उसी अनुभव को वह बार बार सोच रही है। अक्सर रातों को ऐसा हुआ कि देह के दिलचस्प समीकरण में वह काल्पनिक ऊर्जा में फंसी रही। रात भर सोते जागते बेचैन हो जाती। लेकिन आज जो उसे अनुभव हुआ, इस अनुभव ने भले ही उसे और ज्यादा तृप्त बना दिया हो, पर भोगे हुए इस अनुभव की लहर में डूबने उतरने में उसे अजीब सा मजा आ रहा था। पप्पू के बगल में आकर लेटने, उठकर आंगन में जाने और फिर लौटकर बगल में लेट जाने से जो खलल पड़ रहा था वह भी उसको नजरअंदाज कर उसी लहर में डूब रही थी। मजे की बात तो यह थी कि अभी तक जिस वर्गीय सोच, निम्न वर्गीय सोच और कुंठा से ग्रसित थी वह आज शाम से ना जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। इस समय वह पूरी तरह मुक्त और कुंठा रहित थी। इस अभिशप्त मकान की छत के नीचे लेटे लोगों के लिए आज की रात महज इस मायने से भिन्न थी कि आज 4 में से केवल 3 पूरी तरह जाग रहे थे और एक व्यक्ति आधा सोने और आधा जागने की हालत में था, जबकि रोज चारों व्यक्ति आधी से ज्यादा रात पूरी तरह जागते हुए बिताते थे। दूसरा फर्क आज की रात यह आया था कि रोज की तरह आज का अंधेरा एकदम से घना और उबाऊ अंधेरा नहीं था, बल्कि आज इस अंधेरे की परतों के बीच में इस परिवार के कुछ सदस्य उजाले की नन्ही नन्ही किरणें तलाशने की कोशिश कर रहे थे। खास तौर से मुंशी जी को बहुत दिनों बाद एक कहानी याद आ गई। पता नहीं कैसे इतने दिनों बाद यह कहानी अचानक उन्हें याद आई। उन्होंने बचपन में इसे नानी के मुंह से सुना था। बचपन में गर्मियों में आम खाने मुंशी जी ननिहाल जाया करते। ननिहाल में आम जितने मजेदार थे उतनी ही मजेदार थी नानी जी की कहानियां। नानी की सुनाई कहानियों में असंख्य राजाओं में एक बार अचानक विपदा टूट पड़ती थी और आशा का एकमात्र केंद्र होता था राजकुमार, जो धीरे धीरे बड़ा होकर पराक्रमी बन जाता था। और आज उन्हें पता नहीं क्यों बार बार वही कहानी याद आ रही थी। कहीं इस कहानी में अपने राजपाट के लिए राजा ने राजकुमार को तो किसी चक्रव्यूह में नहीं ढकेल दिया। इस ठोस अंधेरे में उजाले की किरण खोजने वाला दूसरा व्यक्ति विनोद था, जो काफी हद तक तटस्थ हो चुका था और चुपचाप 12 बजने का इंतजार कर रहा था। करीब आधा घंटा और शेष था। इस बीच विनोद ने मान लिया कि शाम को वह महत्वपूर्ण फैसले पर उसे खुश होना चाहिए और वह खुश हो गया। बड़ी देर से वह लेटे लेटे तरह तरह से रिहर्सल कर रहा था। बिन्नी के सामने वह कैसे खुशखबरी रखेगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ा जाता। अंधेरे में कई बार हंसने की कोशिश करते करते उसे लगता कि वह रो रहा है, लेकिन यह उसका भ्रम था, क्योंकि वह खुश था। और यह बात अलग थी कि अपनी देखी तमाम हिंदी फिल्मों के नायकों की तरह बलिदान करने के बाद नायिका के सामने मुस्कुराकर शहीदों की तरह अपनी बात रखने की अदा बार बार कोशिश करने पर भी उसके चेहरे पर नहीं आ रही थी। बहरहाल खुश था और चुपचाप 12 बजने का इंतजार करने लगा। दूर पुलिस लाइन में बजने वाले घंटे की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। दम साधे बिस्तर पर पड़े पड़े विनोद ने कोशिश की गिनने की, 1 2 3 4। इसके बीच उसका धैर्य टूट गया और हड़बड़ाकर अपने ऊपर से रजाई फेंककर चारपाई से उतर गया। चारपाई की चरमराहट अस्वाभाविक रूप से कमरे के सन्नाटे को भेद गई। विनोद ने घबराकर मुंशी जी की तरफ देखा और मुंशी जी उसी तरह मुंह लपेटे दीवार की तरफ करवट लिए निचेष्ट जाग या सो रहे थे। विनोद ने अंधेरे में टटोलकर अपनी चप्पलों में अपने पैर डाले और कमरे से बाहर निकल गया। मकान का निचला हिस्सा एक बार फिर सन्नाटे की चादर ओढ़कर अपने आगोश में छिपे प्राणियों की तरह सोते सोते जागते जागते सोने लगा। मकान के ऊपरी हिस्से में पता नहीं कौन सा नाटक शुरू हो गया था कि नीचे लेटे लेटे मुंशी जी को बेचैनी होने लगी। उन्हें विनोद के उठकर जाने का पता चल गया था और यह भी वह जानते थे कि विनोद बीच बीच में रात को उठकर कहीं चला जाता है, लेकिन कई बार टोकने की बात सोचकर भी वह कुछ ना कह पाए और आज उसके लौटने में कुछ अस्वाभाविक देरी हो गई थी। काफी देर तक बेचैनी से कसमसाते रहने के बाद चारपाई के नीचे उतर गए, लेकिन आंगन में पहुंचते पहुंचते उनका बदन ढीला पड़ गया और बजाय छत पर जाने के आंगन के कोने में नाली पर बैठ गए। इधर अद्र निद्रा में डूबी राजकुमारी पर फिर से अपना सपना हावी होने लगा, जैसे वे रूई के फाहों पे बादलों के पार घोड़े के पर सवार होकर उड़ रही हो। आज वह राजकुमार के बहुत ही नजदीक पहुंच गई।
किंतु जब वह राजकुमार के नजदीक पहुंची तो वह राजकुमार का चेहरा देखकर घबरा गई, क्योंकि आज राजकुमार के चेहरे की जगह शंकर का चेहरा था और घबराकर पसीने से नहाई राजकुमारी अपनी आंखें खोल देती है। इधर आंगन में मुंशी जी कितनी देर तक नाली पर बैठते। दिसंबर की सर्दी उनके पूरे बदन की हड्डियों तक को कपकपा दे रही थी। सर्दी से ज्यादा उनके मन की आशंकाएं उन्हें मत रही थी। शाम से विनोद का मुंह कैसा उतरा उतरा सा लग रहा था। कहीं वह सचमुच उनकी नानी की कहानियों का राजकुमार किसी चक्रव्यूह में फंस गया है। बैठे बैठे बेचैन होने लगे। उन्हें ऊपर जाना ही पड़ेगा। विनोद को एक आध बार छत पर बिन्नी के साथ जिस हालत में उन्होंने देखा है सोचकर खुद ही शर्माने लगे, लेकिन जैसे जैसे देर होती जा रही थी मन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लड़का है भी तो कितना घुन्ना, कुछ बोलता ही नहीं, चाप ना जाने क्या कर बैठे। मुंशी जी और ज्यादा रुक नहीं सके और दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर छत पर आ गए। राजकुमारी की चारपाई की पार्टी पर सिकड़ा पप्पू सो गया और सोने में भी उसका चेहरा भिचा हुआ था। अन्य घर के लोगों की तरह वह भी सपने देखने की उसकी बुरी आदत थी, लेकिन मजेदार बात यह थी कि इधर सपने में वह और कुछ नहीं करता, सिर्फ अनिल दादा को देखता और अनिल दादा के नेतृत्व में पार्क में बैठकर शंकर को लूटने की योजनाएं बनाता रहता। सीढ़ियां खत्म होने के बाद एक चौखट है और चौखट के पास छत है, जो निचले हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी। दिसंबर की सर्द मध्य रात्रि बूंद बूंद कर टपक रही थी और चारों तरफ लटकी हुई पानी की बूंदों के बीच देखने की तकलीफदेह कोशिश करते हुए मुंशी जी चौखट पर खड़े हैं। पता नहीं उनके और बड़े बाबू की छतों को विभक्त करने वाली मुंडेर के दोनों ओर खड़े विनोद और बिन्नी का कोहराछन धुंधली आकृतियां या दर्द की कांपती हुई स्वर लहरियों की तरह छा जाने वाली हल्की हल्की सिसकियां जो विनोद के शीन खंड से तैरती हुई मुंशी जी के कानों से टकरा रही थी, जिन्होंने मुंशी जी को अभी तक नीचे लौटने नहीं दिया था। बिन्नी हौले हौले विनोद का सर सहला रही थी। विनोद सिर्फ पजामा कमीज पहने था। मुंशी जी का मन हुआ कि नीचे से कंबल लाए और उसे उड़ा दे, लेकिन वे चुपचाप नीचे उतरे और अपनी चारपाई पर रजाई में चेहरा ढककर दीवार की तरफ मुंह करके लेट गए। तो यह कहानी थी घर। एक घर जिसे सिर्फ घर नहीं मकान कहा जाएगा, जिसमें रहने वाले सभी सदस्य एक दूसरे से अपरिचित हैं। रिश्ता होते हुए भी वो एक दूसरे से अपरिचित हैं। तो इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा।